हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी। मैंने आप लोगों से अपने फर्स्ट वीडियो से ही ये चीज़ बोल के रखा था कि मैं eGPU पर वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं लेके आ पाया। आई एम सो सॉरी। और मैंने फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप इसे कैसे ख़रीद सकते हैं और कैसे सेटअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और भी वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा जो मैंने अपने पुराने वीडियो में नहीं बता पाया था। तो और इसमें मैं कई कमेंट्स का जवाब भी दूंगा आखिरी में इस वीडियो के, तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को। और जो ये प्रोडक्ट है, ये इसके बारे में काफ़ी अदर यूट्यूबर्स ने भी बात कर चुके हैं और उन्होंने अपना जो अच्छा ओपिनियन, मैं कहूँगा कि उनका ओपिनियन भी जो था वो काफ़ी सही ओपिनियन है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो है ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। और मेरे हिसाब से हर ही एक प्रोडक्ट जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आईफोन देखो तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट भी है और वो एक बुरा प्रोडक्ट भी है। क्यों? तो अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो, तो सिंपल है, मिनिमलिस्टिक है। लेकिन बुरा प्रोडक्ट है अगर आप इसे EMI में और बहुत ही कष्ट पहुंचा के अपने घर वालों को इसे ख़रीदते हो तो। क्योंकि ये सिर्फ 2 साल, मतलब 2-2.5 साल इसकी बैटरी हेल्थ चलती है। इसकी वैल्यू भी डिग्रेड होती चली जाती है इसके बैटरी हेल्थ के अकॉर्डिंग। और हर कोई उस फ़ोन का 100% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर सकता, राइट। तो वो प्रोडक्ट भी एक अच्छा प्रोडक्ट भी है, बुरा भी है, और ये भी वैसे ही अच्छा है और बुरा है। तो मैं अपने तरीके से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और प्लीज़ मैं आप लोगों से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए इस वीडियो को, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की। मेरा चैनल मुझे लगता है और 1-2 साल शायद मोनेटाइज नहीं होगा। मैं ये सब फ्री में ही करता रहूँगा। I'm requesting you, I'm insisting you, please subscribe to this channel. Thank you. ओके, तो सबसे पहले हम छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आप लोगों को अपने लैपटॉप को ग्राफिक कार्ड से कैसे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए एक eGPU अडेप्टर जिस पर वीडियो है। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक पावर सप्लाई। उसके बाद आप लोगों को चाहिए एक एक्सटेंशन बोर्ड अगर आप लोगों के घर में पावर सॉकेट की कमी है तो। मतलब एक सॉकेट है तो आप लोगों को मतलब मेरे यहाँ तो मुझे बहुत सारे सॉकेट यूज़ करना पड़ता है। एक बात है, मैं मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ अलग से, उसके अलावा मैं USB हब का भी यूज़ कर रहा हूँ बहुत सी अलग अलग कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए। मे भी हो सकता है 2 ही सॉकेट में आपका काम हो जाए। स्पीकर वगैरह कनेक्ट करते हो तो शायद 3 सॉकेट का यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो एक्सटेंशन बोर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया कि ले लेना, अच्छा रहेगा, दिमाग में रहेगा आपके, तो सिंपल रहेगी चीज़ें। जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को नहीं बता पाया था, ध्यान में रखने वाली बात कि आप अपने लैपटॉप को जब कनेक्ट कर रहे हो इस eGPU अडेप्टर से, वो ये है कि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके लैपटॉप का जो M.2 स्लॉट है वो Gen 3 होना चाहिए। ये जो मैं eGPU अडेप्टर को यूज़ कर रहा हूँ ये सपोर्ट करता है M.2 Gen 3 पोर्ट को या Gen 3 स्लॉट को। वहीं उसी में मैं कनेक्ट करके इसे यूज़ कर रहा हूँ। अगर Gen 2 या Gen 1 होगा तो मे भी हो सकता है कि ये कनेक्ट ना हो। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना कि आप जो eGPU अडेप्टर ख़रीद रहे हो और आपका जो लैपटॉप है उसके जो स्लॉट हैं और जो आपका eGPU अडेप्टर का कंपैटिबिलिटी है वो सेम हो। मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले जो eGPU अडेप्टर है, मतलब ये वाला तो पुराना हो चुका है, नए आने वाले मॉडल्स जो हैं वो और अपग्रेडेड जनरेशन को सपोर्ट करते हो। जैसे मेरा ये ग्राफिक कार्ड है, ये भी Gen 3 PCI Gen 3 को ही सपोर्ट करता है, और मेरे पास M.2 स्लॉट भी Gen 3 वाला था, तो इसीलिए मैंने इस eGPU अडेप्टर को ख़रीदा है। अगर यहाँ कहीं पे भी मुझे डिसबैलेंस नज़र आता कि हाँ मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो हाई एंड जनरेशन को सपोर्ट करता है, PCI जनरेशन को, तो मैं नहीं ख़रीदता इस eGPU अडेप्टर को। और आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हर एक कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो। जो नॉर्मली मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड होते हैं वो एक दूसरे के लिए होते हैं, और हम एक ग्राफिक कार्ड और एक लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं साथ में, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। लैपटॉप में इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है, हम इस चीज़ को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आपको इनकी कंपैटिबिलिटी साथ में इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है, और ये आप खुद ही करना। मैं मतलब मुझे अगर आप इंस्टाग्राम में स्पैम करो यार कि कैसे करते हैं, मैं अदर वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं शायद आप लोगों के जवाब ना दे पाऊँ। वैसे आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जो कि मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाना फॉलो कर लेना। लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना कि सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने कंपोनेंट्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन हो गए, ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन हो गए, और eGPU के जितने भी स्पेसिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद गूगल करके अच्छे ध्यान से देख लेना, या तो नोट डाउन कर लेना और देख लेना कि मेरे एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा बंदा ये सब रिव्यू करके आप लोगों को बताए, हर एक पर्टिकुलर मतलब हर किसी का लैपटॉप अलग है, ग्राफिक कार्ड अलग है, और मैं अब हर किसी को ये चीज़ बता नहीं पाऊँगा। मैं आप लोगों को यही चीज़ बता पाऊँगा कि क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस प्रोडक्ट को के बारे में क्या सोचता हूँ और क्या आप लोगों को जानने की ज़रूरत है इस प्रोडक्ट के बारे में। ओके, वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो ये आप लोग ध्यान में रख लेना कि आप इस चीज़ को खुद से रिव्यू करो, आप लोगों का नॉलेज इससे बढ़ेगा। आप गूगल करिए इन सब चीज़ों के बारे में, आप स्पेसिफिकेशंस पढ़िए, आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा। तो जो चीज़ समझ नहीं आएगी, जो एक स्पेसिफिकेशन समझ में नहीं आएगा, PCI क्या होता है, PCI स्लॉट क्या होता है, तो आपको गूगल में फ़ोटो सहित सब दिखा देगा वो, या वीडियोस भी होंगी इन सब एक पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर। तो देखना, आपका नॉलेज बढ़ेगा उससे, और अगर नॉलेज बढ़ेगा तो आप गलत डिसीजन नहीं लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट भी बताते जाऊंगा कि क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमारा ये रिकैप जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। आप लोगों को अपने लैपटॉप में M.2 स्लॉट देखना है, उससे आप लोगों को इस eGPU अडेप्टर को कनेक्ट करना है, और eGPU अडेप्टर पर पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है और ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करना है। दैट्स इट। और उसके बाद आपको अपने लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। ओके, और फिर पुराना जो ग्राफिक कार्ड है उसके ड्राइवर्स को पहले ही इंस्टॉल कर चुके होगे आप, और उसे डिसेबल कर देना डिवाइस मैनेजर में जाके। बस फिर ये आपका जो ग्राफिक कार्ड रहेगा, ये आपका मेन ग्राफिक कार्ड बन जाएगा आपके लैपटॉप में। फिर आप अपने लैपटॉप में कोई भी गेम्स रन करिए, कोई भी बड़े सॉफ्टवेयर्स को चलाइए, ये ग्राफिक कार्ड काम करेगा। तो क्या था मेरा एक्सपीरियंस इस eGPU अडेप्टर के साथ, तो आप लोगों ने नोटिस कर लिया ना। रुको मैं एक मिनट बता देता हूँ आप लोगों को। ये मोबाइल फ़ोन मैंने सील्ड पैक ख़रीदा है। कैसे ख़रीदा है और क्या है ये फ़ोन है, ये फ़ोन के बारे में वैसे आप जानते होंगे, लेकिन क्या इस फ़ोन को आपको 2025 में लेना चाहिए? ये एक्चुअली 2019-20 के टाइम पे लॉन्च हुआ फ़ोन है, 5 साल पुराना फ़ोन। क्या आप लोगों को ये लेना चाहिए? मैं आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बता दूँगा, वीडियो देख लेना। ओके, आई एम सॉरी मैं आप लोगों को बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो देखना। ये बहुत अच्छा फ़ोन है एक्चुअली, और मैंने इसे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ख़रीदा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था। ओके, तो सॉरी मैंने आप लोगों को फिर से डिस्टर्ब कर दिया। क्या था मेरा एक्सपीरियंस इस eGPU अडेप्टर के साथ? तो मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। और मैं ये मानता हूँ कि कई यूट्यूबर्स जो इस प्रोडक्ट को उतना पसंद करते नहीं है, कई लोगों ने कमेंट में भी मुझे ये चीज़ बोला है कि ये तो मतलब इससे अच्छा तो मैं PC ना बिल्ड कर लूँ। तो देखो, किसी ना किसी की कंडीशन में हर प्रोडक्ट फिट बैठता है ना। मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बोला था वो मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, और ये हर प्रोडक्ट पर लागू होता है कि वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है ना। तो अभी मैं अपने अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, तो मैंने इसमें ये उन गेम्स को चलाया है जो मैं अपने लैपटॉप में नहीं चला पाता था। फॉर एग्जांपल क्राइसिस 2 मैक्सिमम एडिशन जो मैंने जुगाड़ से डाउनलोड किया था, आप समझ जाओ, तो वो गेम उसमें नहीं चलता था। बहुत मुश्किल से मुझे बहुत एवरेज FPS मिलते थे, वो भी 720p में, इसके स्टॉक GPU के साथ जो इसके साथ में मिला था। मैं इंटीग्रेटेड GPU की बात नहीं कर रहा, मैं उसके साथ में जो मिला था लैपटॉप में ही उस वाले GPU की बात कर रहा हूँ। उसमें मुझे उतने अच्छे FPS नहीं मिलते थे। लेकिन इस eGPU अडेप्टर के थ्रू मैंने जो इस ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट किया है, मैंने काफ़ी गेम्स को चलाया है इसमें।
तो आप लोगों को अगर जो ध्यान में होगा कि मैंने LG मॉनिटर का रिव्यू डाला था, उसमें जो टेस्टिंग किया था मैंने गेम्स की, वो इसी eGPU सेटअप के थ्रू ही किया था। तो उसमें मैंने वैलोरेंट और फोर्जा होराइजन 4 और भी गेम्स जैसे कि GTA 5, ये सारे गेम्स को 4K में खेला है। फोर्जा होराइजन चल गया, प्लेबल FPS दे दिया 4K रेजोल्यूशन में, और वैलोरेंट भी अच्छा चल रहा था 4K रेजोल्यूशन में। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो सेटअप है ना, ये काम तो करता है। हाँ, आप समझ गए ये चीज़। आप लोगों को स्पीड और जो आपका कैपेबिलिटी है ग्राफिक कार्ड की, वो आपको मिलेगी इस सेटअप के थ्रू, ये तो पक्का है। तो अब मैं उस बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज़ है जो मेरा एक्सपीरियंस ख़राब कर देती है इस सेटअप में। वो है इसके कर्सर का रुक जाना। कभी कभार क्या होता है कि जो कर्सर है वो बस अटक जाता है, जिस पॉइंट में वहीं पे रुक जाएगा वो, और ये मैं रिकॉर्ड करके नहीं बता सकता क्योंकि ये बहुत रैंडमली कभी भी हो जाता है। मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया कि जब मैं गेम खेलता हूँ तो ये नहीं होता है, बस नॉर्मली जब मैं यूज़ कर रहा होता हूँ अपना कंप्यूटर तब ये होता है। गेम्स के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर इन्हांस कर देते हैं, पूरे हार्डवेयर को बूस्ट कर देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होती। लेकिन जब मैं नॉर्मली अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता हूँ तो मे भी हो सकता है कि कुछ पावर सेविंग मोड या किसी कारण, मैंने वैसे तो सब कुछ खोल के रखा है, फुल पावर में चलता है ये, कहीं भी बैटरी सेवर वगैरह कहीं पे भी नहीं है, सब कुछ एक्सट्रीम में ही सेट है, लेकिन फिर भी कर्सर कहीं ना कहीं कभी ना कभी अटकता है। अब मैं एक्सटर्नल मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए भी हो सकता है। अब आप लोगों के केस में हो सकता है ये बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप लोग अपने लैपटॉप की ही स्क्रीन को यूज़ करोगे। अब मैंने मॉनिटर को यूज़ कर रहा हूँ, मॉनिटर ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट है, ग्राफिक कार्ड लैपटॉप से कनेक्ट है, तो इसमें एक काफ़ी दूरी बन जाती है एक मेन मदरबोर्ड और आपके मॉनिटर के बीच में। मैं ये मानता हूँ, ये मेरी थियरी है। इसके अलावा मुझे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इस पूरे सेटअप में, वो है जब भी लाइट गोल हो जाती है, मेरे घर में लाइट गोल होती रहती है नॉर्मली, तो जब भी लाइट गोल हो जाती है मेरा लैपटॉप चालू रहता है लेकिन सारी चीज़ें बंद हो जाती है। ग्राफिक कार्ड बंद हो जाता है, ऑब्वियसली वो बिजली से ही चल रहा है, ग्राफिक कार्ड पावर सप्लाई के थ्रू। तो अगर आप ये सोचोगे कि अगर थोड़ी देर में ही पावर अगर आ गई और आपका लैपटॉप चालू है, बैटरी पर ही ऑन है, तो आप अपना काम रिज्यूम कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होने के बाद आपको आपका पूरा कंप्यूटर फिर से मतलब फोर्स शट डाउन करना पड़ेगा और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें वाइप अप हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और जो चीज़ आप कर रहे होते हैं वो क्रैश हो जाएगा। वो सॉफ्टवेयर आप फिर से ओपन करोगे तो वो रीओपन करेगा, और कुछ चीज़ हो सकता है कि कुछ क्रैशेस नज़र आए या कुछ करप्ट हो जाए कोई फाइल वगैरह, ये सब हो सकता है। इस सेटअप में मैंने अपने हार्ड ड्राइव को, अपनी C ड्राइव को 1-2 बार फॉर्मेट भी किया है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस सेटअप को अपने मेन सेटअप की तरह यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये भी एक फ़न सेटअप हो सकता है कि अगर कोई गेम खेलने के लिए जुगाड़ लगा के ये चीज़ कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही है, लेकिन अगर आप मेनली अपना सारा काम करना चाहते हो इस सेटअप पे तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। इसके अलावा मैंने परफॉर्मेंस में इसमें एक जो चीज़ नोटिस किया, जब मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था तो जो इसके FPS है वो एकदम ज़ीरो और जो इसकी पीक परफॉर्मेंस है, जो पीक FPS है, उसके बीच में फ्लक्चुएट हो रही थी। तो डायरेक्टली ज़ीरो पे पहुंच जाती है और फिर वो अपनी पीक परफॉर्मेंस में आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बॉटलनेक होता है एक M.2 स्लॉट के कारण। परफॉर्मेंस है वो हर गेम में अलग अलग मिलेगी, क्योंकि हर गेम का जो वर्चुअल इंजन होता है, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है जिसमें वो गेम्स को रेंडर कर रहे होते हैं, हर किसी का अलग रहता है। अब जैसे इसमें फोर्जा होराइजन बहुत अच्छा चल गया, वैलोरेंट भी बहुत अच्छा चलता है, एपेक्स लेजेंड भी बहुत अच्छा चलता है। एपेक्स लेजेंड भी मुझे बहुत अच्छे FPS निकाल के दिया इस सेटअप में। तो माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं था। माइनक्राफ्ट में मुझे एक्सपीरियंस जो है मेरा वो काफ़ी ख़राब रहा जब मैं इसे अनलिमिटेड FPS सेटिंग में खेल रहा था। जब मैंने इसे 60, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मॉनिटर को 60 FPS 60 हर्ट्ज़ का मॉनिटर है मेरा, तो 60 FPS में जब मैंने उसको सेट किया कि मुझे 60 FPS तक के फ्रेम रेट्स चाहिए, तो मुझे स्टेबल फ्रेम रेट्स परफॉर्मेंस मिली, लेकिन अनलिमिटेड में वो चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। अनलिमिटेड में वो एकदम ज़ीरो से पीक परफॉर्मेंस के बीच में फ्लक्चुएट हो रही थी। तो आई होप कि आप समझ गए होगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ।
और ये जो चीज़ है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कई लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि हाई फ्रेम रेट्स, हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर्स को यूज़ करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा इस सेटअप में। तो आप लोग 75 या 60 हर्ट्ज़ पर ही, 60 FPS पर ही लॉक करके कुछ गेम्स को खेलोगे तो ही आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगी इस सेटअप में। तो पावर सप्लाई के लिए मैंने आप लोगों को अपने पुराने फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में बोला था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि पावर सप्लाई मैंने जो यूज़ किया है वो पावर सप्लाई उतना अच्छा नहीं। मैंने यूज़ किया था 400 वाट का पावर सप्लाई। ये ग्राफिक कार्ड जो है ये अराउंड 200 के आसपास 200 वाट के पावर को यूज़ करता है। अब मैं 200 वाट के ग्राफिक कार्ड को 400 वाट के पावर सप्लाई से भी क्यों नहीं चला पा रहा, क्यों मेरे लिए वो चीज़ कम पड़ रही है, और क्यों मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था कि आप 600 वाट या 550 वाट के पावर सप्लाई के साथ चले जाना, जबकि ये 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाला एक ग्राफिक कार्ड है ना। हम पूरे CPU को तो रन नहीं कर रहे हैं, हम एक सिर्फ ग्राफिक कार्ड को ही चलाने वाले हैं एक पावर सप्लाई से। तो क्यों बड़े पावर सप्लाई की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। जब मैं अपने इस सभी चीज़ों को टेस्ट कर रहा था अपने गेम्स वगैरह को, तब मैंने नोटिस किया कि मेरे ये ग्राफिक कार्ड के जो पावर कनेक्टर है उसके ऊपर जो पास में LED लगी हुई है वाइट कलर की, वो ब्लिंक हो रही थी। तो मैंने गूगल किया कि ये वाइट लाइट क्यों ब्लिंक हो रही है मेरे ग्राफिक कार्ड में। तो मुझे पता चला कि जो ग्राफिक कार्ड है उसे इनफ पावर नहीं मिल रही है। तो मैं ये मानता हूँ और ये मैं आप लोगों को रेकमेंड भी करूँगा कि अच्छे पावर सप्लाई के साथ जाना, थोड़े हाई एंड पावर सप्लाई के साथ, बहुत ज़्यादा भी नहीं, सिल्वर गोल्ड वाले की भी बात नहीं कर रहा, ब्रॉन्ज़ की भी बात नहीं कर रहा। 600 वाट या 500 वाट का जो नॉर्मल अच्छी कंपनी का पावर सप्लाई आपको मिल जाएगा ना, उसके साथ चले जाना। 400 वाट या उससे नीचे वाले में मत जाना, वो भी लोकल लाइट पावर सप्लाई के साथ मत जाना। आपको परफॉर्मेंस इशू भी नज़र आएंगे और हो सकता है कि आपका सिस्टम जो है वो बंद हो जाए, एकदम चलते ही चलते बंद हो जाए या क्रैश हो जाए। वो सब चीज़ें ना हो तो अच्छे पावर सप्लाई के साथ जाना। 2-2.5 हज़ार, मैंने 1100 का ख़रीदा था, आप 2-2.5 हज़ार के पावर सप्लाई के साथ जाना। ज़्यादा ही अच्छा अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो 3000 के ग्राफिक का, अगर 3000 के पावर सप्लाई के साथ चले जाना, तो आप लोगों को ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल पाएगी। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरे लैपटॉप में मुझे जो, मतलब ये सेटअप में जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ख़राब, वो इस चीज़ के कारण हो। पर जैसा कि मैंने बताया कर्सर रख के अटकने का, कि वो नॉर्मली अटकता था, गेम्स में नहीं अटकता था। तो हो सकता है कि मेरा सिनेरियो अलग है, आपका सिनेरियो अलग हो। आई एम सो सॉरी गाइस, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं एक कंबाइंड वीडियो बनाता, तो इसलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ पार्ट 3 का वेट करना और टेंशन मत लेना, वो आधे से ज़्यादा एडिटेड है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे आने में, मेरे ख्याल से 4-5 दिन। तो वेट करना, बहुत जल्दी वो वाला पार्ट आ जाएगा। और तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और मैं बहुत जल्दी वो वीडियो ले आऊँगा। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, कर देना प्लीज़। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्दी पार्ट 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।